गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का निवेश के लर्न एंड ग्रो सेशन में स्वागत है। मेरा नाम तमन्ना है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं। सेशन के दौरान आप अपने सवाल टाइप कर करके चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये इवेंट रिकॉर्ड किया गया है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर कर दी जाएगी। लर्न एंड ग्रो निवेश का एक न्यूली लॉन्च्ड इवेंट है जो स्पेशली हमारे साथ जुड़े नए पार्टनर्स के लिए लॉन्च किया गया है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का रहेगा जिसमें हम ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जिससे आप अपने बिजनेस और अपनी नॉलेज दोनों को ही बूस्ट कर पाएंगे। तो आज इस सेशन का पहला दिन है और हम आज बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल प्लानिंग एंड हाउ टू ग्रो योर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो आज इन विषयों पर चर्चा करने के लिए और अपनी कीमती नॉलेज हम सबके साथ शेयर करने के लिए वी हैव इनवाइटेड प्रोफेसर राहुल रंजन जी को, जो कि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। राहुल जी इस इंडस्ट्री का हिस्सा पिछले 22 वर्षों से भी अधिक से हैं। तो वक्त जाया ना करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी राहुल जी से कि वो इस सेशन को आगे लेकर जाए। ओवर टू यू राहुल जी। नमस्कार, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के बाद जैसे आप अभी हैं वैसे नहीं रहेंगे और कल का सेशन इसके आगे एक स्टेप और आगे होगा। तो आज ये पूरी तरह से इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। मैं चाहता हूं आप लोग अपना चैट बॉक्स खोल लें और जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे, मैं जो बोलूंगा आप अपने चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। हम सभी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। जब भी हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो सेविंग इंस्ट्रूमेंट हो चाहे इन्वेस्टमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें कुछ फीचर्स को ढूंढते हैं। ये कौन कौन से फीचर्स हैं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। जस्ट चैट बॉक्स के। बहुत बढ़िया। धनंजय जी ने लिखा हाई रिटर्न, बहुत बढ़िया। सुमन जी ने लिखा है सुरक्षा, सेफ्टी, बहुत बढ़िया। रवि जी ने लिखा है सेफ्टी। दीपक मोदी जी ने लिखा है समय यानी कि टेन्योर, बहुत बढ़िया। धनंजय जी ने लिखा है सेफ्टी ऑफ कैपिटल, बहुत बढ़िया। हाई रिटर्न एंड टेन्योर। वैष्णव जी ने लिखा है हाई रिटर्न एंड टेन्योर, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया, भारत भूषण जी ने लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेफ्टी, लिक्विडिटी, बहुत बढ़िया। गारंटेड रिटर्न, बहुत बढ़िया। विथड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत बढ़िया। धनंजय जी ने लिखा है, यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पर लिक्विडिटी, यानी कि जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। दीपक मोदी जी ने एकदम इसको एक्सप्लेन कर लिया। एंड फंड अवेलेबल व्हेन नीडेड, एकदम सही। इसके अलावा सर एक मेरे पास लिखा हुआ है वॉइस इज लो, क्या मेरी आवाज सच में बहुत धीरे आ रही है? नहीं राहुल जी, हम आपको बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कार्तिक जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप एक बारी प्लीज अपने सिस्टम की आवाज एक बारी चेक कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सिस्टम की आवाज हमने लो की होती है, जिस वजह से भी आप हमारी आवाज थोड़ा धीरे सुन पा रहे हैं सर। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी संजय मलानी जी ने देखा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जीएस वैष्णव जी, वॉइस इज फाइन। तो मेनली जब भी हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 3 चीजें तो आपने एकदम परफेक्ट लिखी है। पहला है सेफ्टी, दूसरा है हाई रिटर्न या रिटर्न, तीसरा है लिक्विडिटी। हम भारतीय लोग एक और चीज ढूंढते हैं,
एक और चीज रह गई है इस पूरे लिस्ट में, जस्ट मैं वो जानना चाहता हूं और क्या हो सकता है। चलिए मैं एक बहुत बड़ा हिंट देता हूं। जनरली मार्च के महीने में ही लोगों को ध्यान आता है। एकदम सही, रवि अग्रवाल जी, धनंजय जी, सबने एकदम सही लिखा है। दिनेश जी एकदम सही, योगेश सिंघल जी एकदम सही, अजय शर्मा जी एकदम बढ़िया, टैक्स सेविंग बहुत बढ़िया। मेनली जब भी हम लोग इस दुनिया में किसी भी देश, आज मैं जो भी बात कर रहा हूं वो कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, पूरे दुनिया को अपने साथ कंसिडर करके ले सकते हैं। तो मेनली हम लोग चार चीजों को ही देखते हैं। सबसे पहला है एक अच्छा रिटर्न आ जाए, दूसरा मुझे मेरा जो पैसा है वो सेफ है, तीसरा जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी क्या वो पैसा अवेलेबल होगा या नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी। और चौथी चीज हम भारतीय लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, वो है टैक्स बेनिफिट क्या है। तो पूरे दुनिया में कोई भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसमें यही चार चीजों को देखा जाता है। अब लिक्विडिटी यानी कि जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो मुझे मिल जाए, और टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा उससे पहले मैं बात करूंगा सेफ्टी और दूसरा रिटर्न। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सेफेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। एकदम सही, धनंजय जी ने लिखा है गवर्नमेंट बॉन्ड, अंकित जी ने लिखा है एफडी, रवि जी ने लिखा है एफडी, संजय जी ने लिखा है एफडी, दिनेश जी ने लिखा है गोल्ड, धनंजय जी ने लिखा है गवर्नमेंट बैंक एफडी, संजय जी ने लिखा है डेट बॉन्ड। बिल्कुल सही। तो भारत में अगर मैं किसी के भी पास जाऊंगा तो 100 में से 99 लोग यही बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जो सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। यूरोप में जाऊंगा, यूरोप के कई देशों में जाऊंगा तो वहां पर लोग बोलेंगे बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड की भी खास बात होती है कि वहां पर एक एश्योर्ड रिटर्न मुझे मिलता है। तो एकदम आप लोगों ने सही लिखा है, जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर बॉन्ड है। अब जस्ट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आज के समय में हमें एफडी में लगभग कितना रिटर्न मिल जाता है। जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। आज के समय में एफडी में लगभग कितना रिटर्न आता है, चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं। सुमन जी ने लिखा है 5.5, दीपक जी ने लिखा है 5.5, एमएस जी ने लिखा है 4 to 5%, अजय जी ने लिखा है 5.5% जीएस वैष्णव जी ने 5.5, अजय जी ने लिखा है 5.25, मिस्टर सुब्रमण्यम ने लिखा है 5.4%। लगभग यही मैं मान के चलता हूं कि 5 और 5.25% के बीच में मुझे रिटर्न आता है। तो आज के समय में जब मैं बैंक में जाऊंगा 5-5.5% के बीच में रिटर्न आता है। ये अच्छा रिटर्न है या फिर बुरा रिटर्न है? जस्ट लिख के बताएं, गुड और बैड। बैड, बहुत बढ़िया। सुमन जी ने लिखा है बैड, भारत भूषण जी ने लिखा है बैड, अजय शर्मा जी ने लिखा है सो, श्रीधर जी ने लिखा है गुड, दीपक जी ने लिखा है नेगेटिव रिटर्न, धनंजय जी ने लिखा है बैड। मतलब ज्यादातर लोग इस एकदम सही। भारत भूषण जी ने लिखा है कांट बीट इन्फ्लेशन, एकदम सही। धनंजय जी ने लिखा है ड्यू टू बैड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बैड। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं
तो आज के समय में जो मुझे बैंक एफडी में रिटर्न आ रहा है वो अच्छा रिटर्न नहीं कहा जा सकता है। तो आज जैसा मेरा टॉपिक है सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, तो हम लोग कुछ चीजों को आज समझेंगे जो कि मैं एक एक करके बताना शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आज हमें 5-5.5% का रिटर्न आ रहा है, अच्छा रिटर्न नहीं है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिसके बाद आपको शायद ये रिटर्न कुछ अच्छा लगने लगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल शक्तिशाली देश की बात करेंगे। तो मैं किस देश की बात कर रहा हूं, जस्ट चैट बॉक्स में लिख के बताएं। बिल्कुल सही, आप सभी ने एकदम सही लिखा, यूएसए। संजय जी ने लिखा यूएसए, अजय जी ने लिखा यूएसए, धनंजय जी ने लिखा यूएस, भारत भूषण जी ने लिखा यूएस, एकदम सही। जीएस वैष्णव जी ने लिखा यूएसए, एमएस जी ने लिखा यूएसए। तो मेनली दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली देश है आज के डेट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज के रेट में तो देखा जाए तो बहुत कम वहां पर रिटर्न है, लेकिन एवरेज अगर मैं देखूं तो वहां पर लगभग फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड्स में मुझे करीब करीब 1.5 से 2%, मतलब 1.5% के आसपास रिटर्न आ जाता है। तो ये हो गया यूएसए में। भारत में मुझे 5-5.5 मिलता है, यूनाइटेड स्टेट्स में मैं कह सकता हूं 1 से 1.5% के करीब मुझे रिटर्न मिलता है। अब मैं एक ऐसे देश में आपको ले चलूंगा जो एशिया में है लेकिन बहुत सफल देश है। एक एकदम सही, अजय शर्मा जी ने एकदम सही लिखा है, जापान। एकदम सही, जापान जो है एक बहुत ही सफल देश है। अब अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान में जब मैं बैंक में जाता हूं और अपना पैसा जमा करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 0%, यानी कि मुझे कोई भी उसमें रिटर्न नहीं मिलेगा। तो भारत में मुझे 5-5.5% मिल रहा है, अमेरिका में 1 से 1.5% मिल रहा है, जापान में 0 मिल रहा है। अब एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा, भारत में किस राज्य या किस स्टेट के लोग पैसे के मामले में सबसे ज्यादा समझदार होते हैं? एकदम सही, सुमन जी ने एकदम सही जवाब दिया, गुजरात। एकदम सही, गुजरात के मतलब भगवान ने गुजरातियों के दिमाग में पैसे की प्रोग्रामिंग करके भेजा है। तो यही रीजन है कि पैसे के मामले में वो बहुत समझदार होते हैं। बिल्कुल सही, मारवाड़ी भी बहुत समझदार होते हैं। एक्चुअली 4 कम्युनिटी है पूरे भारत में, पैसे के मामले में उनसे ज्यादा समझदार नहीं माना जाता है, गुजराती, मारवाड़ी, जैन और पारसी। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने स्टेट पूछा था तो वो गुजरात है। अब आ जाते हैं, ठीक इसी तरह से दुनिया का भी एक गुजरात है, मतलब एक दुनिया में कंट्री है जिसमें बहुत पैसे के मामले में समझदार लोग माने जाते हैं। मैं किस देश की बात कर रहा हूं, जस्ट उस देश का आप नाम लिख के आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में। नहीं, यूएसए नहीं है, एकदम सही, संजय मलानी जी ने एकदम सही लिखा, स्विट्जरलैंड। आपको जान के आश्चर्य होगा, स्विट्जरलैंड में ही सारे स्विस बैंक हैं। जितने भी स्विस बैंक होते हैं वो स्विट्जरलैंड में हैं। पूरे दुनिया का सारा पैसा स्विट्जरलैंड में जाता है और वहां पर ही पैसा लोग स्टोर करके रखते हैं। स्विट्जरलैंड ऐसा नहीं है केवल अपने बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए सफल है, स्विट्जरलैंड पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करता है। थोड़ा महंगा देश है लेकिन सबसे ज्यादा टूरिस्ट लोग स्विट्जरलैंड में ही जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के चॉकलेट्स बहुत मशहूर हैं, स्विट्जरलैंड की घड़ियां बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में लेदर आइटम भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। तो अब क्या होता है, मैं स्विट्जरलैंड के किसी बैंक में जाता हूं और जाके मैं कहता हूं वहां पर
कि सर मुझे एक एफडी करवाना है। जैसे ही मैं एफडी बोलूंगा वो समझ जाएंगे कि मैं भारत से आया हूं, तो बोलेंगे कि सर हमारे देश में एफडी जैसी कोई चीज नहीं होती है। इवन हमारे देश में किसी भी तरह का सेविंग अकाउंट भी नहीं होता है। हमारे देश में केवल एक अकाउंट होता है जो भारत में साधारण नाम एक दिया जाता है, करंट अकाउंट। उस करंट अकाउंट में जब भारत में आप अपना पैसा रखते हैं तो आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर हमारे देश में स्विट्जरलैंड में करंट अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें पैसा रखेंगे, आप जितना ज्यादा पैसा रखेंगे आपको उतना ज्यादा हमें फीस पे करना पड़ेगा। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, भारत में 5-5.5%, अमेरिका में 1 से 1.5%, जापान में 0% और स्विट्जरलैंड में मुझे माइनस में रिटर्न मिलता है। तो बताइए अब भारत में जो आपको रिटर्न मिल रहा है अच्छा लग रहा है या नहीं? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। कैसा लग रहा है भारत में जो आपको 5-5.5% मिलता है? अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हमने क्या किया, कंपेयर किया है। चलिए अब मैं 2 देश, बहुत ज्यादा मैं घुमाऊंगा नहीं आपको, बहुत ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, 2 देश में और ले चलूंगा। एक देश है जिसका साइज भारत से बड़ा है और वो देश दक्षिणी अमेरिका में आता है। मैं किस देश की बात कर रहा हूं? अजय जी एकदम आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं किस देश की बात कर रहा हूं? भारत से बड़ा देश है और दक्षिणी अमेरिका में है। एकदम सही, धनंजय जी ने एकदम सही जवाब दिया, ब्राजील। अब मैं क्या करता हूं, आपको ब्राजील ले चलता हूं। ब्राजील में किसी बैंक में चलते हैं और अब ब्राजील में आपको करीब करीब 20 से 25% बैंक एफडी में दूंगा। कैसा रहेगा? 20 से 25% ब्राजील। चलिए मैं एक और अंतिम देश में चलता हूं। एक और देश है जो ब्राजील से ही जुड़ा हुआ है, ब्राजील से ही जुड़ा हुआ है और मैं उस देश के बारे में जानना चाहूंगा। उस देश का क्या नाम है? किस देश की मैं बात, अर्जेंटीना की बात नहीं कर रहा हूं, ब्राजील के ही आसपास है। चलिए मैं आपको एक बहुत बड़ा हिंट देता हूं। आज तक पूरे दुनिया में, आज तक पूरे दुनिया में, एकदम सही, संजय जी ने एकदम सही जवाब दिया, वेनेजुएला। मैं ये हिंट देने वाला था कि आज तक पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा विश्व सुंदरियां मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स हुई हैं वो वेनेजुएला से ही हुई हैं। तो वेनेजुएला, अब वेनेजुएला में मैं आपको ले चलता हूं और वहां पर एफडी करवाया जाए। अब वेनेजुएला में मैं आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा वो दूंगा 40 से 45%। कैसा रहेगा? जस्ट लिख के अपनी राय बताएं। वेनेजुएला में 40 से 50%, 40 से 45%, बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत अजीब सी चीज देखी, भारत में 5-5.5%, अमेरिका में 1 से 1.5%, जापान में 0%, स्विट्जरलैंड में माइनस, ब्राजील में, बिल्कुल सही आप लोग डायरेक्शन में जा रहे हैं, संजय जी एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ब्राजील में आपको 20 से 25% और वेनेजुएला में 40-45% एफडी में। तो सबसे पहले हम लोग एक बहुत बड़े सीक्रेट को जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश में किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड किया जाता है, रेट ऑफ रिटर्न कैसे करके डिसाइड किया जाता है, इस चीज को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा
कि किसी भी देश में सबसे ज्यादा कामचोर, बेईमान, भ्रष्ट और बेवकूफ एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में मिलते हैं? नहीं, भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर किस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। किसी भी देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट, बेईमान, कामचोर और बेवकूफ। एकदम सही आपने जवाब दिया, संजय जी ने एकदम सही जवाब दिया। वैसे उससे पहले मुझे जवाब दिया था रवि जी ने, इंडिया दिया था, फिर उसके बाद रुपेश जी ने पॉलिटिक्स दिया था। तो पॉलिटिक्स में बेवकूफ इंसान तो आ ही नहीं सकता है। अंकित जी ने एकदम सही जवाब दिया, गवर्नमेंट। अजय जी ने एकदम सही लिखा, गवर्नमेंट। रवि जी ने एकदम सही लिखा, गवर्नमेंट, एकदम सही। तो मेनली सरकारी डिपार्टमेंट में हम लोग देखते हैं इसी टाइप के लोग होते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा काबिल, और मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा जिसको कहते हैं सुपर जीनियस, किस डिपार्टमेंट में मिलेंगे किसी भी देश में? अजय जी ने एकदम सही जवाब दिया, गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे बहुत बेकार लोग भी मिलेंगे और बहुत अच्छे भी मिलेंगे, बहुत बेवकूफ भी मिलेंगे, बहुत बुद्धिमान भी मिलेंगे। शायद इसीलिए कोई भी देश सरवाइव कर पाता है, क्योंकि उसके पास मेहनती, ईमानदार और सुपर जीनियस लोग भी होते हैं। तो अब होता क्या है, हर एक कंट्री में जो भी उनका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप कह सकते हैं या फाइनेंस मिनिस्ट्री कह सकते हैं, वो अपने पास टॉप लेवल के जो सबसे अच्छे मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस और फाइनेंस एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप हमें कैलकुलेट करके बताइए आने वाले 1, 2, 5, 10 सालों में कितना महंगाई रहेगा और हम कितना महंगाई रख सकते हैं। तो पहली चीज मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि किसी भी देश में महंगाई जो होती है वो प्लान्ड होती है, वो पूरी तरह से उसकी योजना बनाई जाती है, फिर उसके बाद आगे उसे क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल के स्टैटिस्टिशियंस हैं, मैथमेटिशियंस हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, सबको बुलाया गया और उनसे बोला गया कि आप कैलकुलेट करके बताइए कि कितनी महंगाई होगी और कितना महंगाई हम रख सकते हैं। तो एक सिंपल कैलकुलेशन रखते हैं समझने के लिए कि सबने कहा कि सर 10% महंगाई रहनी चाहिए। अब अगर 10% महंगाई रहेगी, 10% मान लेते हैं महंगाई है, और मेरे और आप जैसे किसी साधारण व्यक्ति को भी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक एफडी या बॉन्ड में मिल जाएगा, तो इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत कहता है कि अगर इन्फ्लेशन के बराबर ही एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट मुझे मिल जाएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी, धराशायी हो जाएगी। तो यानी कि 10% अगर महंगाई है और मुझे भी 10% मिल गया तो पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, तो एक सिंपल कैलकुलेशन किया जाता है कि अगर 10% महंगाई है तो हम या आप जैसे व्यक्ति को थोड़ा सा कम मिलेगा, मान लेते हैं 9% मिलेगा। तो मुझे जो अब रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा 9%, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, चलो 9% तो बहुत अच्छा है, 9% मुझे रिटर्न मिल रहा है बैंक एफडी या बॉन्ड में, मैं काफी अंदर से खुश हूं। अब क्या होता है, 9% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और 10% इन्फ्लेशन है, यानी कि अभी मैं कह सकता हूं कि मुझे -1% का रिटर्न मिल रहा है, मुझे नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। अब आ जाते हैं एक और आगे के सिचुएशन में, मान लेते हैं 10 में से 8 साल 10% इन्फ्लेशन रहा,
लेकिन 2 साल ऐसा हो गया कि 4 या 5% ही इन्फ्लेशन रहा। चाहे कितना भी बड़ा इकोनॉमिस्ट हो, चाहे कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा मैथमेटिशियन हो, स्टैटिस्टिशियन हो, फाइनेंस एक्सपर्ट हो, इस दुनिया में ऐसा भी कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिससे गलतियां नहीं होती। तो इनसे भी गलती होती है। इन्होंने भी 10% देखा था, लेकिन 10 में से 8 साल तो ये सही थे, 2 साल 4 या 5% ही महंगाई थी। अब ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे 9% का रिटर्न आएगा तो पूरी इकोनॉमी फिर से कोलैप्स कर सकती है। तो इस तरह का सिचुएशन ना डेवलप हो तो गवर्नमेंट हमेशा एक काम और करती है कि आपका जो बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट है उसमें जो आपको रिटर्न आ रहा है उसमें टैक्स भी लगा दिया जाए। तो जस्ट एक छोटा सा कैलकुलेशन करके आप मुझे बताइए अपने चैट बॉक्स में कि अगर मुझे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो मुझे, अगर मैं 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आता हूं, 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आता हूं, तो 9% का 30% कितना होगा? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। 9% का 30% कितना होगा? एकदम सही, अजय शर्मा जी ने एकदम सही लिखा है, 2.7%। रुपेश जी ने भी एकदम सही लिखा, वैष्णव जी ने भी एकदम सही लिखा है, सुमन कुमार जी ने भी एकदम सही लिखा 2.7%। यानी कि 9% माइनस 2.7% मेरे पास अब जो रिटर्न आया है वो है 6.3%। अब जो मुझे आफ्टर टैक्स रिटर्न आया है वो 6.3% का रिटर्न आया, लेकिन महंगाई कितनी है? 10%। तो अब बताइए फाइनली मेरे जेब में कितना रिटर्न आया अगर 10% महंगाई है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं। एकदम सही, रुपेश जी ने एकदम सही लिखा, सुमन जी ने एकदम सही लिखा, भारत भूषण जी ने एकदम सही लिखा, रवि अग्रवाल जी ने एकदम सही लिखा, -3.7%। -3.7%, एकदम सही जवाब। तो इसका मतलब ये हुआ मैं अपने ही कमाए हुए पैसे को बचा नहीं पाया। बड़ी मेहनत लगी थी मुझे 100 रुपए कमाने में, 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिया और 1 साल बाद टैक्स ने और इन्फ्लेशन ने मुझे ऐसी मार मारी कि मेरे 100 रुपए का हो गया 97% से भी कम हो गया, 96.3% रह गया मेरा। तो यानी कि मेरा पैसे का नुकसान हुआ। ये तो मैंने आपको जो कुछ भी बताया है शब्दों में बताया है, और हम लोग क्या होते हैं, शब्दों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करते। हम लोग एक्चुअल जब डेटा हमारे सामने होता है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। एक मैं आपको डेटा दिखाता हूं। जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे लिख के बताइए जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल बैंक कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल, एकदम सही रवि अग्रवाल जी ने लिखा एसबीआई, सुमन जी ने भी एकदम सही लिखा एसबीआई। भारत में जो सबसे ज्यादा एकदम सही लिखा है वैष्णव जी ने एसबीआई। भारत एक ऐसा देश है जहां पर एसबीआई के ऊपर हम लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे गया और वहां पर सर्च
जो ऑप्शन आता है उसमें मैंने टाइप किया हिस्टोरिकल फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स, हिस्टोरिकल फिक्स्ड डिपॉजिट रेट। फिर उसके बाद मैंने देखा कि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को हर साल क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था। जैसे 1999 में 1 साल के एफडी में 9% का इंटरेस्ट था, सन 2000 में 9% का था, फिर 2001 में 8.5 हुआ, सन 2002 में 7% हुआ, 2003 में 5.75 हुआ, 2004 में 5% हुआ। इस तरह से करके हम यहाँ पर देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होता जा रहा है। आप में से कुछ लोगों को ध्यान होगा कि सन 2012-13 में एक बार 10% भी क्रॉस कर गया था इंटरेस्ट रेट। तो ऐसा भी समय हम लोगों ने देखा है जब हमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिला था। ये तो हो गया भारत के सबसे रिस्पेक्टेबल बैंक। मैं यहाँ पर वही डेटा शेयर कर रहा हूं जिस डेटा के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हर साल एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पब्लिश करता है। ये पूरा मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया एसबीआई बैंक से, जो भी एसबीआई बैंक के वेबसाइट पे लिखा था उसे मैंने नोट कर लिया। फिर उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या करता है, हर साल एक इंडेक्स निकालता है जिसको कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। आप इसको कह सकते हैं महंगाई दर, उसका पूरा एक इंडेक्स है। तो मैं क्या करता हूं, हर साल की शुरुआत, हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपका, जिस समय में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और जिस साल में अपना पैसा विड्रॉ कर रहा हूं उस तरह से मैंने पूरा यहाँ पर हर साल का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके लिख दिया कि अगर मैं 2015 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 2016 में निकाल रहा हूँ, 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया और 1 अप्रैल को ही मैंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से मैं जब करता हूं तो मुझे ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिखने के बाद ये इन्फ्लेशन के बारे में पता चलता है। मैं यहां पर क्या चीज नोटिस करता हूं, सन 2004 और 2005 में इन्फ्लेशन काफी कम है, 3.54% ही है। और वहीं पर एक साल ऐसा है सन 2009 और सन 2010 जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और 12.5% है, यानी कि 12.5%। अब मैं मान के चलता हूं एक व्यक्ति जो कुछ कमाता है और वो हाई 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में है। अगर वो 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में है तो इन्फ्लेशन और टैक्स के बाद 2009 में इनका जो फाइनल रिटर्न इनके जेब में आया, ये जो रिटर्न फाइनल इनके जेब में आया है वो -6.83% है। और जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ जिस साल, वो है सन 1999 2000, सन 99 2000, और इस समय जो रिटर्न आया वो पॉजिटिव में 1.93%। यहां पर मैं क्या चीज नोटिस कर रहा हूं, जब मुझे नुकसान हो रहा है तो माइनस में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, -6.83, ऑलमोस्ट 7% के आसपास का नुकसान हुआ। जब मुझे फायदा हुआ तो केवल 1.93%, लगभग 2% के आसपास ही मुझे फायदा हुआ। और मैं देखता हूं ज्यादा समय मुझे नुकसान हो रहा है और कम समय ही मुझे फायदा हुआ, और जब मुझे फायदा हुआ तो बहुत कम फायदा हुआ। तो हमने यहाँ पर क्या चीज नोटिस किया कि हमारा जो इनकम है ज्यादातर सिचुएशन में वो नेगेटिव ही रहता है। अगर मैं इन्फ्लेशन और टैक्स को एडजस्ट करूं तो ज्यादा समय हम लोग नुकसान में ही रहते हैं, हम लोग नेगेटिव रिटर्न ही पाते हैं। तो ये एक्चुअल डेटा है जो मैंने आपको पूरे 16-17 साल का डेटा शेयर किया है, 1999 से लेके 2016 तक का। आप भी चाहें तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। हमने क्या चीज नोटिस किया कि हम अपने ही कमाए हुए पैसे को नहीं बचा पाते।
और यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है। अब इस चीज को हम लोग अपने जीवन में कैसे करके महसूस करते हैं, मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। हम लोग अपने जीवन में इस चीज को कैसे करके महसूस करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल से ज्यादा काम करते हुए हो गए हैं पैसा कमाते हुए? जस्ट यस लिख के आप जवाब दीजिए चैट बॉक्स में, जिनको 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। बहुत से लोग हैं। जीएस वैष्णव जी हैं, सुमन कुमार जी हैं, फिर इसके अलावा संजय मलानी जी हैं, अजय शर्मा जी हैं। आप सभी को 20 साल से ज्यादा हो गया है काम करते हुए। क्या कोई आप में से ऐसा भी है जिनको 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं काम करते हुए? बहुत बढ़िया, बहुत लोग हैं। आप में से 30 साल भी हो गए हैं। आप जरा अब उस दिन को याद कीजिए जब आपको पहली बार नौकरी मिली। वेरी गुड अजय शर्मा जी, 38, ऑलमोस्ट 40 साल होने वाले हैं। जीएस वैष्णव जी बहुत बढ़िया, 1987, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप अपने उस दिन को, इवन जो लोग पिछले 5-6 सालों में भी काम करना शुरू किए हैं, उनके लिए भी जो मैं बताने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपने काम करना शुरू किया था, पहले महीने आपको जब सैलरी या आपकी पहली इनकम आई तो अंदर से बहुत खुशी हुई होगी, बहुत खुशी हुई होगी। और आपको ऐसा लगा, एकदम सही सर अजय जी, एकदम सही, आपको ऐसा लगा कि अब मेरे जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। एकदम ऐसा ही लगा होगा कि सारी प्रॉब्लम्स जीवन की अब खत्म। मैं जिस चीज के लिए बचपन से तड़प रहा था पैसा कमाने के लिए, आज मैं पैसा कमाने लगा। बिल्कुल सही धनंजय जी, आज मैं पैसा कमाने लगा, अब मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म। जैसे जैसे साल बीतने लगा, आपको ऐसा लगा जैसे मेरी इनकम कम है। जैसे जैसे साल बीतने लगा, आपको ऐसा लगने लगा मेरी इनकम कम है। फिर उसके बाद 1 साल बीता, आपकी थोड़ी इनकम बढ़ी, हो सकता है सैलरी बढ़ी। फिर उसके बाद आपको लगा कि हाँ अब मेरी कुछ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर जैसे जैसे साल बीतने लगा, फिर ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी इनकम कम है। फिर उसके बाद आपकी इनकम बढ़ी, फिर आपको लगा कि हाँ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर जैसे जैसे साल बीता, आपने महसूस किया कि आपकी इनकम कम है। हो सकता है कुछ लोगों ने फिर उसके बाद जॉब स्विच किया या कुछ बिजनेस बदला कि चलो बिजनेस बदल लेते हैं या जॉब बदल लेते हैं, मेरी इनकम बढ़ जाएगी। आपने ये सोच के जॉब स्विच भी किया। लेकिन फिर अब आपके 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, 35 साल बीत गए। इवन आज भी आप इसी एहसास में जीते हैं, शायद आपकी इनकम कम है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताइए। बिल्कुल सही, सुमन जी ने एकदम सीधे लिखा 100, यानी कि 100%। धनंजय जी ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, रियली अप्रिशिएट योर साइकोलॉजिकल स्टडी। सर बिल्कुल, अब इसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा, ऐसा होता क्यों है, ऐसा होने के पीछे कारण क्या है। सर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं फिर एक चीज आपसे पूछूंगा, एक सवाल। आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं कि पिछले 5 साल में आपकी इनकम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपका खर्चा डबल हो गया है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि 5 साल में मेरा खर्चा डबल हो गया है? वह धनंजय जी हैं, सुमन जी हैं, जीएस वैष्णव जी हैं, बहुत बढ़िया अजय शर्मा जी। आप में से बहुत कम ही ऐसे किस्मत वाले होंगे जो ये बोलेंगे कि पिछले 8 या 9 साल में आपका खर्चा डबल हुआ है। और कुछ लोग तो अपने मन के अंदर ये सोच रहे होंगे कि मेरा तो पिछले 3 साल में ही खर्चा डबल हो गया है।
होंगे कम, लेकिन ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि हाँ 3 साल में ही मेरा खर्चा डबल हो गया है। तो सर ऐसा क्यों होता है? अब 5 साल में खर्चा डबल होने का मतलब क्या हुआ? आपके ऊपर लगभग 13 से 14% की मार पड़ी है। 5 साल में खर्चा डबल होने का मतलब आपके ऊपर 13 से 14% की मार पड़ी। और हम लोग अगर अपने जिंदगी का पूरा इनकम बढ़ने का ग्रोथ रेट निकालें तो वो भी लगभग 13 से 14% के बीच का ही आता है। वो भी हमारे 13 से 14% के बीच का ही ग्रोथ रेट आता है हमारे इनकम का, और महंगाई भी इसी दर से बढ़ रही है। तो यही रीजन है कि हम लोग सारी जिंदगी इसी एहसास में रहते हैं कि शायद मेरी इनकम कम है। हर एक व्यक्ति इसी एहसास में रहता है, मैं भी इसी एहसास में हूँ, आप भी इसी एहसास में हैं। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति इसीलिए एहसास में है क्योंकि भारत में जो महंगाई है, एक्चुअल में जो हमारे ऊपर टैक्स और महंगाई की मार पड़ती है वो लगभग 13 से 14% है। और हम लोग अपने जिंदगी का पूरा ग्रोथ रेट निकालें तो भी यही 13 से 14% का हमारा ग्रोथ रेट आता है इनकम का। तो इसीलिए हम लोग सारी जिंदगी इसी एहसास में रहते हैं कि शायद मेरी इनकम कम है। तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर क्या देखी, हम लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है वो है अपने ही कमाए हुए पैसे को बचाना। बड़ी मेहनत से कमाते हैं लेकिन अपने ही कमाए हुए पैसे से को बचाना केवल दो लोगों से। दो बहुत बड़े दैत्य हैं, एक इन्फ्लेशन है और दूसरा है टैक्स। अगर इन्फ्लेशन और टैक्स से अगर हम बच जाएं तो हम अपने कमाए हुए पैसे को बचा लेते हैं। अदरवाइज टैक्स और इन्फ्लेशन तो सब कुछ खा जाएगा। इसका मतलब ये भी निकलता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है 0% इंटरेस्ट अपने जिंदगी भर रिटर्न कमाना। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 15% रिटर्न आता है, 20% रिटर्न आता है, लेकिन सच्चाई ये है एक नॉर्मल इंसान के लिए जिंदगी भर 0% रिटर्न मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और जो सफल व्यक्ति है, मैं बोलूंगा अगर उसका 0% इंटरेस्ट है तो वो 0% इंटरेस्ट से कुछ ज्यादा कमाता है। यानी कि इन्फ्लेशन और टैक्स के बाद 2%, 3%, 4% अगर आपने कमा लिया वो बहुत अच्छी इनकम है। तो एक और हम लोगों के जीवन में एक भ्रम है कि रिटर्न जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, रिटर्न और दूसरा सेफ्टी। हम लोग एफडी को सबसे ज्यादा सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में एफडी सबसे ज्यादा सेफ नहीं होता है। ये हमारा भ्रम है। अब वो भ्रम कहाँ से डेवलप हुआ इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। एकदम ईमानदारी से आप चैट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं अगर देना चाहें। आप में से कितने लोग सिगरेट पीते हैं? आप में से कितने लोग सिगरेट पीते हैं? रवि जी आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं, आपने यस लिखा है। तो चलिए एक मैं अपने जीवन का एक क्या बोलूं याद मैं आपको बताता हूं। सन 2011 में करीब करीब आज से 11 साल पहले मैं इंडोनेशिया गया था। जैसे भारत है आईएनडी से शुरू होता है, वैसे ही एक और देश है इंडोनेशिया। काफी कुछ कल्चर एक दूसरे का सेम है। अब जब मैं इंडोनेशिया गया तो इंडोनेशिया में एयरपोर्ट से उतरा, फिर उसके बाद शहर के अंदर गया। अब वहां पर जाके मैं देख रहा हूं, मैं जिसको भी देख रहा हूं वो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है। मेरी जहां नजर जा रही है वहां पे लोग सिगरेट पी रहे हैं। मैं सड़क पे जा रहा हूं, हर जगह लोग कोने में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। जैसे हम लोगों के देश में तो बहुत छोटी छोटी गंदी सी दुकानें होती हैं पान वाले की, जहां पर लोग सिगरेट खरीदते हैं, लेकिन वहां पे जो ये सिगरेट की दुकानें हैं बहुत सुंदर होती हैं। मतलब शीशे की दुकानें होंगी और बहुत सुंदर होंगी, और जहां देखो वहां पे हर कोई सिगरेट पी रहा है। क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या आदमी, क्या औरत,
हर कोई वहां पर सिगरेट पी रहा है। अब जहां पर भी जा रहा हूं वहां पर सिगरेट पी रहे हैं लोग। अब मेरे भी मन में इच्छा हुई कि ऐसा क्या है इस कंट्री में कि हर कोई जिसको देखो वो सिगरेट पी रहा है। खैर, मैं एक छोटे से शोरूम में घुसा सिगरेट की दुकान में। मैंने उससे बोला कि सबसे अच्छे क्वालिटी की जो सिगरेट है आप मुझे एक पैकेट दे दीजिए। अब जैसे ही उन्होंने मुझे सिगरेट का पैकेट दिया तो मुझे थोड़ा सा सिगरेट का पैकेट देख के आश्चर्य हुआ। मान लेते हैं जैसे ये सिगरेट का पैकेट है, तो जब हम लोग भारत में सिगरेट खरीदते हैं तो सिगरेट के पैकेट में लगभग मैं कह सकता हूं 60% एरिया, 60% एरिया, इतना एरिया यहां पर लिखा रहेगा, खूब गंदी सी एक तस्वीर बनी रहेगी और उस तस्वीर के यहां पर लिखा रहेगा स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। इस तरह से रहेगा, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। नीचे हिंदी में लिखा रहेगा सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर का जो एरिया होता है वहां पर जैसे गोल्ड फ्लेग या विल्स इस तरह से कोई चीज लिखा रहेगा। सिमिलरली दूसरे साइड भी क्या होता है, लगभग मैं कह सकता हूं कि 30-40% एरिया खूब गंदी सी तस्वीर होगी और लिखा रहेगा स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये तो हो गया भारत की बात। जब मैं अमेरिका जाता हूं वहां पर एक पूरे पेज में खूब गंदी सी तस्वीर बनी होगी, खूब भयानक सी तस्वीर, और वहां पे खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा स्मोकिंग किल्स, यानी कि सिगरेट पियोगे मर जाओगे। तो वहां पर एक पूरा साइड रहता है और दूसरे साइड भी क्या होता है, बस मुझे ऐसा लगता है कि 10 से या 15% केवल जगह रहती है जहां पर ये लिखा रहता है कि कौन सी कंपनी है। बाकी अगेन दूसरे साइड भी खूब गंदी सी तस्वीर होगी और लिखा रहेगा स्मोकिंग किल्स। ये तो हो गया अमेरिका। अब इंडोनेशिया में क्या हुआ, इंडोनेशिया में क्या चीज मैंने नोटिस किया, मान लेते हैं सिगरेट का पैकेट है, सिगरेट के पैकेट को आप कहीं भी घुमा के देखेंगे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीने से नुकसान होता है, या स्मोकिंग किल्स। हाँ, ताइवान वगैरह से कुछ इंपोर्टेड सिगरेट आते हैं, वहां पे एकदम साइड में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। लेकिन इंडोनेशिया में आप कहीं से भी घुमा के देख लें, कुछ नहीं लिखा है स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ या फिर स्मोकिंग किल्स। हाँ, वहां पर क्या है, एक जैसे इतना एरिया है, वहां पर उनके कंट्री का कोई सेलिब्रिटी है, कोई बहुत बड़ा कोई हीरो है, जैसे भारत में सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये सब लोग हैं, वो सिगरेट का प्रचार कर रहे हैं, उनकी फोटो लगी हुई है वो सिगरेट को पीते हुए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ा अजीब सा देश है, बड़ा अजीब सा देश है, हर कोई यहाँ पर सिगरेट पी रहा है, जिसको देखो सिगरेट पी रहा है। और जब मैं सिगरेट खरीद रहा हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कहीं भी नहीं लिखा सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खैर, मेरे दिमाग में सवाल पे सवाल उठ रहा था, जिज्ञासा उठ रही थी कि क्या है क्या है क्या है। आज के युग में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब आप कहाँ पर ढूंढते हैं? जस्ट आप अपने चैट बॉक्स पे लिख के बताएं, आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसका आप जवाब कहाँ पे ढूंढते हैं? एकदम सही, एकदम सही, आप सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, गूगल। तो मैं भी क्या करता हूँ, सन 2011 में गूगल था तो सीधे गया। अब रात को नींद भी नहीं आ रही थी, मन में ऐसा सवाल घूम रहा था कि जिसको देखो वो सिगरेट पी रहा है। तो फिर मैंने गूगल से सवाल पूछा, टाइप किया स्मोकिंग इन इंडोनेशिया। जैसे ही मैंने वो टाइप किया स्मोकिंग इन इंडोनेशिया, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। कई पेजेस, बिल्कुल सही आपने लिखा रजत जी ने, गूगल बाबा, मैं गूगल बाबा से ही पूछ रहा था। तो बहुत ढेर सारे वहां पे सर्च रिजल्ट आ गए। और प्रॉब्लम क्या है, गूगल पे हम या आप जैसे लोग ही अपना सारा डेटा डालते हैं, तो गूगल में जो कुछ भी आता है उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है। खैर, मैं वहां पे सर्च करने लगा, मुझे एक वीडियो मिला डिस्कवरी चैनल का। तो डिस्कवरी चैनल का जो वीडियो मिला लगभग 40-45 मिनट का रहा होगा, मैंने उसे देखना शुरू किया।
अब जैसे ही मैंने, और डिस्कवरी चैनल एक भरोसे वाला चैनल है, विश्वसनीय चैनल है, तो उसमें जो भी डेटा दिया जाएगा सही दिया जाएगा। तो मुझे बहुत आश्चर्यजनक चीजें पता चली इंडोनेशिया के बारे में। सबसे पहली चीज जो मुझे इंडोनेशिया के बारे में पता चली कि इंडोनेशिया में 97% लोग सिगरेट पीते हैं। कितने परसेंट लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताएं। बिल्कुल सही, रवि जी ने एकदम सही लिखा, 3% लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। केवल 3% लोग इंडोनेशिया में सिगरेट नहीं पीते। ये मैं 2011 की मैं बात कर रहा हूं। अब उस 3% में 5 साल से कम के बच्चे बहुत ज्यादा है, यानी कि 5 साल से कम का बच्चा होगा तभी वो सिगरेट नहीं पी रहा है, अदरवाइज उनके देश में हर कोई सिगरेट पी रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैं जब उसमें और डॉक्यूमेंट्री देखने लगा तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि इंडोनेशिया का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो स्मोकिंग का है, सिगरेट का है। यानी कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से सिगरेट के ऊपर चल रही है। फिर उसके बाद मैंने वहां पर और चीज आगे देखना शुरू किया। मुझे पता चला कि इंडोनेशिया में जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी है वो सिगरेट बनाती है, लेकिन वो इंडोनेशिया की कंपनी नहीं है, वो अमेरिका की कंपनी है। उस कंपनी का नाम है फिलिप मॉरिस। फिलिप मॉरिस जो है मार्लबोरो ब्रांड के सिगरेट बनाती है, मार्लबोरो ब्रांड के सिगरेट बनाती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे आप देखेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट्री है, एक कैमरामैन है, एक दूसरा व्यक्ति माइक लेके घूमता है और लोगों से सवाल पूछना शुरू कर देता है कि सर बताइए सिगरेट पीने से क्या होता है। ठीक है, इस तरह से करके सवाल पूछा जा रहा है डिस्कवरी चैनल वाले। सही है। पिएगा, रुपेश जी ने बहुत अच्छा लिखा है, पिएगा इंडोनेशिया बनेगा अमेरिका। एकदम सही आपने बोला है, अमेरिका ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक कैमरामैन कैमरा लेके घूम रहा है और दूसरा हाथ में एक माइक लेके एक बंदा लेके घूम रहा है। पहले व्यक्ति से पूछा कि सर सिगरेट पीने से क्या होता है, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, सिगरेट पीने से पेट सही रहता है, सिगरेट पीने से पेट सही रहता है। फिर दूसरे वाले के पास गए कि सिगरेट पीने से क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि सिगरेट पीने से हमारे लंग्स जो होते हैं वो साफ हो जाते हैं। तीसरे के पास गए कि सिगरेट पीने से क्या होता है, तो उसने कहा कि सिगरेट पीने से खांसी जुकाम नहीं आता। चौथे व्यक्ति के पास जाते हैं कि सिगरेट पीने से क्या होता है, काफी बुजुर्ग थे वो व्यक्ति, वो बोलते हैं कि सिगरेट पीने से आंखों की रोशनी तेज होती है। देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन अभी तक मेरे आंखों में चश्मा नहीं लगा, यानी कि सिगरेट पीने से आंखों की रोशनी तेज होती है। फिर एक और व्यक्ति के पास गए कि सर सिगरेट पीने से क्या होता है, तो वो थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे थे, वो बोलते हैं कि सिगरेट पीने से हमारा पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ा अजीब अजीब लोग जवाब दे रहे हैं। किसी से कोई कहता है इससे पेट सही होता है, कोई कहता है इससे आंखों की रोशनी सही होती है, कोई कहता है इससे सांसों की बीमारी नहीं होती है। लोग दुनिया भर की तारीफ कर रहे हैं सिगरेट की। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लोग इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं सिगरेट की। जस्ट चैट बॉक्स में लिख के बताएं। लोग इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं सिगरेट की। गोरे ने कहा होगा, एकदम सही हो सकता है, अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए। एकदम सही, बेस्ट नो टू देम, उन्हीं को पता होगा, साइकोलॉजिकल। एकदम सही जवाब, ड्यू टू इनकम टू द गवर्नमेंट, एकदम सही, बहुत बढ़िया। भारत में भी सिगरेट और शराब शायद इसीलिए बिकता है
क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इनकम होती है। एक्चुअल में क्या है, उनके देश में कभी किसी ने जाके ये बताया ही नहीं कि सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान होता है, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या फायदा है, टैक्स मिल रहा है, पूरी इकोनॉमी ही उसी पे चल रही है, सिगरेट पे। तो जब इतना अच्छा जब फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को, तो उससे तो लोगों को बताए ही क्यों। दूसरा, भारत भूषण जी ने एकदम सही लिखा, शीयर इग्नोरेंस, यानी कि लोगों को पता ही नहीं, वो एकदम अनभिज्ञ हैं इस चीज से कि सिगरेट पीने से कुछ नुकसान भी होता है, क्योंकि बताया ही नहीं गया उनके देश में, कभी नहीं बताया गया। तो लोगों ने ये मान लिया कि सिगरेट पीने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक इसी तरह हमारे देश में आप कभी भी बैंक में जाते हैं, तो बैंक में ने कभी भी आपको ये नहीं बताया, ये गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं बताया कि बैंक एफडी में पैसा रखने से आपको क्या नुकसान होता है। लेकिन वहीं पर जब आप कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। लेकिन कभी भी बैंक में ये चीज नहीं लिखा हुआ हमने देखा है कि बैंक एफडीज आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन रिस्क, कभी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कभी बताया नहीं गया। हमने मान लिया कि नहीं, ये तो एकदम सेफ है, इससे ज्यादा सुरक्षित तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये हमारी इग्नोरेंस है, ये हमारी पूरी तरह से इग्नोरेंस है, ये हमारी पूरी तरह से अनभिज्ञता है कि हम लोग इस चीज को समझते नहीं है। इसीलिए मान लेते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक एफडी या बॉन्ड। लेकिन हमें इसके आगे सोचना चाहिए, क्योंकि इसके आगे भी चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, महंगाई और टैक्सेशन से बचना। और महंगाई और टैक्सेशन से बचने के बाद हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन एंड टैक्स एडजस्टेड रिटर्न, उसको किसी भी तरह से पॉजिटिव में लेके आना। अगर हम इसे पॉजिटिव में ले आते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एक बहुत सफल इन्वेस्टर हैं। इसके अलावा मेरा एक सवाल है आपसे कि हम बचत क्यों करते हैं, जस्ट चैट बॉक्स में लिख के बताएं। बिल्कुल सही, अपने भविष्य को ध्यान रखते हुए रवि जी ने एकदम सही जवाब दिया। बिल्कुल सही अजय जी, भविष्य के लिए। हम जो पैसा बचाते हैं वो भविष्य के लिए। अब भविष्य में हमारी क्या क्या जरूरतें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बहुत तरह के बिल्स हो सकते हैं, बहुत तरह के बिल्स हो सकते हैं। हमारे पास तरह तरह के बिल्स हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई हो सकती है हमारी जिम्मेदारी, या अपनी भी पढ़ाई हो सकती है। बच्चों की शादी हो सकती है। बुरे समय के लिए पैसा बचाना है। आज जो व्यक्ति किराए पे रहते हैं उनको अपना एक घर बनाना है। इसके अलावा जिंदगी भर कमाते रहेंगे या थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी करेंगे, यानी कि घूमने फिरने के लिए जाना है। तो हम लोग मेनली आने वाली जरूरतों के लिए, जो भविष्य में आने वाली है, फ्यूचर में आने वाली हैं, उन सारी जरूरतों के लिए ही हम पैसा बचाते हैं। अब मेरा अगला सवाल है, आप एकदम सही लिख रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग, रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, फाइनेंशियल फ्रीडम, वेकेशन प्लानिंग, अपना घर, कार, रिटायरमेंट, एकदम सही। अब मेरा अगला सवाल है, हम कमाते क्यों हैं। तो रवि जी ने एकदम लिखा है लाइवलीहुड, इफ वी डोंट अर्न हाउ कैन वी सेव। बिल्कुल सही, भारत जी ने एकदम सही लिखा है कि अगर हम कमाएंगे नहीं तो बचाएंगे क्या।
संजय जी ने एकदम सही जवाब लिखा है, हम कमाते हैं खर्च करने के लिए। हम कमाते हैं खर्च करने के लिए, स्पेंड करने के लिए, या तो हम आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए या फिर आने वाले कल की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये जरूरतें हम लोगों की यही सारी हैं, जैसे बिल है, पढ़ाई है, शादी है, घर बनाना है, किसी को कार खरीदना है, किसी को घूमने जाना है, ये सारी हमारी जरूरतें हैं। एक और धनंजय जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है कि सर्वाइवल के लिए कमाना बहुत जरूरी है, और ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं इतना ज्यादा इस बात से सहमत हूं कि पैसा भगवान नहीं होता, पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। तो धनंजय जी, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। रुपेश जी ने लिखा है खपत, बचत और बढ़त के लिए, एकदम सही। अजय जी ने लिखा है इंडिपेंडेंसी के लिए, यानी कि एकदम अपने पैरों पे जिंदगी भर खड़े रहने के लिए हम लोग कमाते हैं, एकदम सही जवाब। अब मेरा एक आपसे पर्सनल सवाल है, और वो पर्सनल सवाल क्या है कि आपका हॉबी क्या है? जस्ट यहां पर आप अपने चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आपकी हॉबी क्या है? बिल्कुल सही, भारत भूषण जी ने लिखा है ट्रैवलिंग। जीएस वैष्णव जी ने लिखा है शतरंज खेलना। धनंजय जी ने लिखा है घूमना फिरना। संजय मलानी जी ने लिखा है किताबें पढ़ना। अजय शर्मा जी ने लिखा है घूमना, नए लोगों से मिलना। बहुत बढ़िया, ये आपकी हॉबी है, एकदम सही। अब हम लोग आते हैं कि जिंदगी का एक्चुअल में पर्पस क्या है, हमारे जीवन का असल में मकसद क्या है, हम लोग इसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। एक तो हम लोग कमाते हैं, कमाते क्यों हैं इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जब मैं छोटा था, लगभग रहूंगा 6-7 साल का, तो हम लोगों के समय में क्या होता था, जो हमारे अंकल आंटी, परिवार के बड़े बुजुर्ग या माता पिता के जो दोस्त आते थे, दोस्त या उनकी सहेलियां जो होती थी, जब उनको लगता था कि हमारे पास कोई काम नहीं है, तो 6-7-8 साल के किसी भी बच्चे को पकड़ लिया और उस बच्चे से एक सवाल पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। अब आपसे भी पूछा गया होगा ये सवाल, इतना मैं श्योर हूं, हर बच्चे से ये सवाल पूछा जाता है। और हम लोगों के समय में तो पूरा झुंड बना के होते थे कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। खैर, सब लोग अपना अपना जवाब देते थे, मैं थोड़ा ज्यादा समझदारी वाला जवाब देता था। मैं क्या जवाब देता था कि मैं बड़े होके डॉक्टर भी बनूंगा और इंजीनियर भी बनूंगा। क्यों डॉक्टर और इंजीनियर दोनों बनूंगा? क्योंकि अगर मैं दो काम करूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा। तो बचपन से ये तो चीज हम लोगों को सिखा दी गई कि बेटा कमाना काफी इंपॉर्टेंट है, और जीवन में कमाना पड़ता है किसी न किसी काम को करके। ये चीज तो हम लोगों को बता दिया गया कि कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कमाना क्यों है ये चीज आज तक नहीं बताया गया। कमाना क्यों है ये आज तक नहीं बताया गया। एक्चुअल में हम कमाते क्यों हैं? एक ना एक दिन ऐसा जरूर आना चाहिए हमारे जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत भूषण जी को घूमने फिरने का शौक है, जीएस वैष्णव जी को चेस खेलने का शौक है, धनंजय जी को भी घूमने फिरने का शौक है, संजय मलानी जी को भी घूमने फिरने का शौक है। तो ये जो अपने शौक हैं ये हम लोगों को जिंदा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को घूमना फिरना अच्छा लगता है। तो जो भी आपकी हॉबी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं संजय मलानी जी की बात करूं, अब संजय मलानी जी का शौक है किताबें पढ़ना। अब किताब पढ़ने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो समय की जरूरत पड़ती है और दूसरा किताबें भी बड़ी महंगी हो गई हैं आजकल। तो यानी कि किताब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए।
अब संजय जी से अगर मैं बोलूं कि सर किताबें पढ़ने का आपका शौक है, आप 10-12 घंटे आप डेली किताबों को पढ़ सकते हैं, अगर आपके जीवन में एक फिक्स्ड अमाउंट आप अपने, अब वो फिक्स्ड अमाउंट किसी के लिए 10,000 भी हो सकता है, किसी के लिए 20,000, किसी के लिए 50,000, किसी के लिए 1 लाख, किसी के लिए 10 लाख, सबके लिए अलग अलग अमाउंट होगा। अगर ये आप मान लेते हैं, एक जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूं कि संजय जी का जो महीने की जरूरत है किताबें खरीदने के साथ और पूरे परिवार को चलाने का खर्चा 1 लाख रुपए महीना है। अब संजय जी के बैंक अकाउंट में हर महीने 1 तारीख को 1 लाख रुपए आ जाए, अपने आप आ जाए, और हर साल जिस जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ती है उसी रफ्तार से वो 1 लाख रुपए भी बढ़ता जाए, तो कैसा रहेगा? ये आपका जैसे घूमने फिरने का शौक है, अब घूमने फिरने के लिए आपको कुछ पैसों की जरूरत है, होटल का खर्चा है, ट्रैवल का खर्चा है, कई खर्चे होते हैं, वो खर्चे प्लस आपके परिवार चलाने का खर्चा, जो भी अमाउंट है, अगर आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो आता रहे और हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होकर आता रहे, तो कैसा रहेगा? जस्ट अपनी फीलिंग लिख के बताइए। बहुत बढ़िया, संजय जी ने लिखा है ड्रीम कम ट्रू, बहुत बढ़िया। धनंजय जी ने लिखा है अनइमेजिनेबल, बहुत उत्तम। अजय जी ने लिखा है मौज ही मौज, भारत जी ने लिखा है बहुत बढ़िया। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे जीवन का यही मकसद होता है कि हमारी जो हॉबी है, हमें जिस चीज से सुकून मिलता है, जिस चीज से खुशी मिलती है, हमारे पास इतना पैसा हो कि मेरे अकाउंट में वो पैसा आता रहे और मेरे जीवन में वो खुशी बरकरार रहे। उसी चीज को हम लोग कहते हैं अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम। ये फाइनेंशियल फ्रीडम ही है जो हमारे जीवन का एक मकसद है। ये तो बचपन से सिखा दिया गया कि बेटा कमाना है, क्यों कमाना है और किस लिए कमाना है, ये चीज नहीं बताया। तो यही फाइनेंशियल फ्रीडम कहलाता है। जिसको खेलने का शौक है वो खेले, जिसको किताब पढ़ने का शौक है वो किताब पढ़े, जिसको घूमने फिरने का शौक है वो घूमना फिरना चालू रखे, जिसको शतरंज खेलना पसंद है वो दिन रात शतरंज खेलता रहे, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट आता रहे, खेलने के लिए भी और जिंदगी चलाने के लिए भी। वही हमारे जीवन का एक मकसद होता है और इसी चीज को हमें अपने जीवन में अचीव करना होता है। हमारे मन में बहुत से सवाल होंगे, वो सवाल, रुपेश जी ने एक बहुत अच्छा हिंदी में शब्द लिखा, आर्थिक स्वावलंबन, एकदम सही। एक्चुअल में हमारे जीवन में आर्थिक स्वावलंबन ही हमें चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में वो काम कर सके जिस चीज से सुकून मिलता है। मैं भी वही चीज चाहता हूँ। कुछ साल अभी मुझे और लगेंगे उस चीज को पाने में, और मैं चाहता हूं कि आप भी इसी चीज की बात करें। आप भी अपने क्लाइंट के पास जब जाएं तो उस क्लाइंट से ये मत बोलिए कि सर 15% रिटर्न आएगा, 20% रिटर्न आ जाएगा। सर रिटर्न नहीं, आप एक बार क्लाइंट से उनके गोल्स, उनके फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें। आप उनसे बोलिए कि सर जो चीज आप 30 साल में अचीव करने वाले थे, मेरे साथ रहेंगे उस चीज का 20 साल में अचीव कर लेंगे। जो चीज आप 20 साल में अचीव करने वाले थे, मेरे साथ रहेंगे तो वो चीज 10 साल में अचीव कर लेंगे। जो चीज आप 10 साल में अचीव करने वाले थे, वो मेरे साथ रहेंगे तो 5 साल में अचीव कर लेंगे। मैं आपको इस चीज में आपकी मदद कर सकता हूं। तो हमारे जीवन का ये मकसद होना चाहिए और हमारे क्लाइंट को भी इसी मकसद पे लेके आना है, यही हमारा मकसद होना चाहिए। इसके अलावा समय थोड़ा सा कम है, मैं नेक्स्ट टॉपिक में अभी आना चाहूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में आने के लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, हम अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद जो समय बचेगा उसमें मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा। तो सबसे पहले हम अपने बिजनेस को कैसे करके बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग बढ़ाने के लिए
एक ही चीज हमारे लिए जरूरी है, वो है हमारे पास क्लाइंट होना चाहिए। अगर क्लाइंट होगा तभी हमारे बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज ये बिजनेस बढ़ाना केवल ख्याली पुलाव रह जाएगा। तो अब हम अपने क्लाइंट को कैसे करके एक्वायर करें, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरा क्लाइंट कैसा हो, ये चीज जानना जरूरी है। अब यहां पर मैं कोई भी चीज स्पेसिफिकली नहीं बता सकता हूं कि किसके लिए क्या चीज या कैसा क्लाइंट होना चाहिए। कोई कहता है कि मेरे लिए तो जो सबसे अच्छे क्लाइंट हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, मेरे मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, मैं डॉक्टर लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल रहता हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरे ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो टीचर्स हैं, मैं अध्यापकों के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो बिजनेसमैन हैं। कोई कहता है कि मेरे ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो जॉब वाले हैं, प्राइवेट जॉब वाले हैं, कोई कहता है सरकारी नौकरी वाले हैं। और इवन मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जो कहते हैं कि मैं अपने घर या ऑफिस के 5 किलोमीटर से दूर आज तक गया ही नहीं हूं, वही मेरे क्लाइंट हैं। बिल्कुल सही, जैसे रुपेश जी ने लिखा है बैंकर एंड टीचर, यानी कि बैंक एम्प्लॉय और टीचर्स इनके मेन क्लाइंट हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ज्यादा फोकस तो इसी तरह के क्लाइंट से ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं केवल डॉक्टर्स को डील कर रहा हूं तो मुझे एक टीचर मिल गया या बैंकर मिल गया उनको मना कर दूंगा। नहीं, सबका स्वागत है मेरे पास। मेरे पास हर तरह के क्लाइंट का स्वागत है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, मेरे पास सबका स्वागत है। लेकिन हाँ, आपका एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए। आप सबसे पहले देखिए कि आप किस तरह के क्लाइंट के साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, लोगों से मिलना। लोगों से मिलना काफी इंपॉर्टेंट है। अब लोगों से मिलने के लिए क्या है, जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं कि आप क्या काम करते हैं, तब तक उनको पता नहीं चलेगा। और होता क्या है, आप 50 लोगों को जाके अपने बारे में बताएंगे कि मैं ये काम करता हूँ, 50 में से कोई एक तो पलट के पूछेगा कि हाँ मुझे भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, मुझे भी बॉन्ड में पैसा लगाना है। अच्छा, आप शायद लोन का भी काम करते हैं, आप इंश्योरेंस का भी काम करते हैं, तो बहुत आपके कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं वहीं से। तो इसका एक सिंपलेस्ट चीज मैं बोलूंगा, बहुत महंगा पैसा इसमें नहीं खर्च करना है। एक, आप अपना विजिटिंग कार्ड बनवाएं और विजिटिंग कार्ड में ये चीज पता चले कि आप क्या काम करते हैं। आप जो काम करते हैं वो चीज आपके विजिटिंग कार्ड से एकदम साफ साफ पता चलना चाहिए। तो सोशल होने से पहले एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड बनवा ले। विजिटिंग कार्ड अच्छा बनवाने का मतलब ये नहीं होता महंगा बनवाना है। महंगा कार्ड का मतलब ये नहीं कि आपके पास ज्यादा बिजनेस आएगा। विजिटिंग कार्ड में जो भी आप काम करते हैं वो चीज आपके बारे में पता चल सके। इसके अलावा आपको एक मार्केटिंग कैंपेन डेवलप करना पड़ेगा। अब ये चीज जो है बहुत डिबेटेबल इशू है। अब मार्केटिंग जो कैंपेन होता है वो तरह तरह के हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है जिसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन आपको समय लग सकता है। समय क्यों लग सकता है? क्योंकि आप शब्दों का जो चयन करते हैं आपको बहुत समय बाद जाके पता चलता है कि सही शब्दों का चयन क्या है। डिजिटल मार्केटिंग में वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको धीरे धीरे करके पता चलेगा कि किस तरह के क्लाइंट आपके बन सकते हैं। दूसरा, एक मार्केटिंग का जो सिस्टम है कोल्ड कॉलिंग करना, आप सीधे अपना मोबाइल या फोन उठाते हैं, लोगों को कॉल करना शुरू कर देते हैं। मैं इस चीज के लिए मना करूंगा, क्योंकि आप इसको इस तरह से देखिए, आपके भी पास दिन भर में कई कॉल आ जाते होंगे, आप क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं और उनको मना कर देते हैं। तो इरिटेट होने और मना करने आपके भी साथ ऐसा हो सकता है, आप तुरंत हतोत्साहित हो जाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करें। आज से 20-22 साल पहले मैंने इसी तरह से काम शुरुआत किया था, इसी तरह से काम की शुरुआत की थी। जस्ट फोन करके MTNL का डायरेक्टरी उठाया
और फिर बस लग गए अपने घर के आसपास जितने भी लोग हैं सबको फोन करने में। लेकिन आज के समय में ये चीज ज्यादा नहीं चलेगा। इसके अलावा समय के साथ क्या है, आप जो चीज मत बंद कीजिए, अगर आप अभी तक करते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। पैम्फलेट बांटना, जो न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर जो आपके पैम्फलेट हैं आपके एरिया में, या आप लोगों के घर के अंदर पैम्फलेट डाल देते हैं, समय के साथ मैंने पिछले 2 साल में नोटिस किया है कि अब लोगों ने पैम्फलेट यूज करना ही छोड़ दिया है, पैम्फलेट देना ही छोड़ दिया है। और मैं समझता हूं कि जब लोगों ने ये काम करना छोड़ दिया तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप फिर से बांटना शुरू करें, तो इससे आपका एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा एक तो होता है कि हम अपनी जरूरतों को लेके क्लाइंट के पास जाते हैं कि सर मैं इंश्योरेंस बेचना चाहता हूं। इससे ज्यादा अच्छा है कि क्लाइंट से ही पूछे कि बताइए, मैं पैसे से संबंधित मैं सारे काम करता हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। जब आप बोलते हैं ना कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, क्लाइंट जब आपके सामने खुद खुलता है तो वो ज्यादा खुलता है और ज्यादा फिर दिल से बात करता है और ज्यादा चीजें अपने बारे में बताता है। अदरवाइज मैं बताना जब शुरू करता हूं कि म्यूचुअल फंड ये या इंश्योरेंस ये या लोन ये, तो वो थोड़ा बहुत रिपल्सिव होता है, आपसे वो दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप बोलते हैं कि आप बताइए आपकी क्या जरूरत है, जब वो बताना शुरू करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जनरली क्या होता है, जब भी आप बातों की शुरुआत करें नॉन फाइनेंशियल टॉपिक से करें। फॉर एग्जाम्पल, आज सर काफी बारिश हो रही है। अरे सर, जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला है गर्मी बहुत बढ़ गई है। ये सब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इतनी गर्मी तो कभी भी मैंने मार्च में नहीं देखी थी और अप्रैल में देखिए एसी चलाना पड़ रहा है। पिछले साल अप्रैल में एसी की जरूरत नहीं पड़ी, मई में जाके एसी और कूलर की जरूरत पड़ी थी। तो जब आप इधर उधर के फालतू टॉपिक या कोई आप देख लें सामने वाले को, अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल बात आप शुरू कर सकते हैं, या उनको जिस चीज में इंटरेस्ट है वहां पर से आप बात शुरू कर सकते हैं। जब आप देख सामने जो क्लाइंट है, जब फाइनेंस रिलेटेड बात नहीं हो रही होती है तो अपने आप वो खुद एक ऐसा स्टेज आ जाता है, वो खुद ही फाइनेंस से रिलेटेड बातों को शुरू कर देता है, पैसे से रिलेटेड बातों को शुरू कर देता है। और जब क्लाइंट ने ये बात शुरू कर दी तो अब क्लाइंट पीछे नहीं हट सकता है। अब आप वहां पर से पूछ सकते हैं कि सर आप अपने बारे में बताएं, आपकी जरूरतें क्या है। इसके अलावा समय, हमारा क्या जिम्मेदारी है कि उनको बताना, उनको चीजों के बारे में जानकारी देना, और उसके साथ क्या है, ट्रस्ट डेवलप करना, विश्वास डेवलप करना। और फाइनली क्या है, एक बार जो क्लाइंट बन गया उसके साथ एक अच्छा संबंध रखना है, उनको सही जानकारी देना है, ईमानदारी से उनको पूरा सर्विस प्रोवाइड करना है, जिसका नतीजा क्या होगा, क्लाइंट खुद ब खुद हमें रेफरेंस देगा। और जो भी क्लाइंट रेफरेंस देता है, मान के चलिए वो 90% तो पहले ही आपका क्लाइंट बन चुका है। बस 10% क्या है, आप जाके मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उससे बिजनेस आ गया। तो जो रेफरेंस वाला जो क्लाइंट होता है ना, 90% चांस है कि वो आपका क्लाइंट है। तो इस ढंग से आप अपने क्लाइंट्स को एक्वायर कीजिए। इसके अलावा आप अपने नॉलेज को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। एक तो हो गया हमें क्लाइंट चाहिए, और दूसरा क्लाइंट के सामने बैठने के लिए या उनके सामने कुछ बोलने के लिए नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज जो है कई तरह के हो सकते हैं। क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशनशिप को डेवलप किया जाए या मेंटेन किया जाए, ये चीज काफी हद तक पर्सनल है। ये चीज हमें कोई स्कूल या कॉलेज से बहुत ज्यादा सीखने को नहीं मिल सकता है, या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम से नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी इसे हम समय के साथ खुद ब खुद सीख के इम्प्रूव करते जा सकते हैं। दूसरा है बिजनेस को कैसे करके डेवलप करना है। यहां पर मैं मानता हूं कि निवेश.com आपकी बहुत मदद करता है। आपको टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंस कॉल करवाता है,
समय समय पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी अब धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोरोना शायद खत्म हो गया, अभी मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन शायद कोरोना खत्म हो गया है। अगर हो गया है, इससे अच्छी बात क्या है कि हम लोग आमने सामने पे ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं और लंबे टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो रिसर्च भी आपको nivesh.com सिखा रहा है। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट स्किल, क्योंकि आप लोगों का पैसा ही मैनेज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आप भी अपने लिए मनी मैनेजमेंट स्किल्स सीखते जा रहे हैं। और फाइनली मनी मैनेजमेंट स्किल का ही एग्जांपल है जो आज हमारी ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, ये मनी मैनेजमेंट में भी आ जाएगा, बिजनेस डेवलपमेंट में भी आ जाएगा। इसके अलावा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो आप अपने मुंह से बोलते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने मुंह से नहीं बोलते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है, और फाइनली जो आप सुनते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है। और ये चीज भी हमें खुद ब खुद सीखना है। कई बार क्या होता है, हम लोग इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि क्लाइंट को बनता ही नहीं। फायदा किस चीज में है? क्लाइंट की सुनो, क्लाइंट हमें रास्ता बताएगा, उसी रास्ते पे हम आगे चलेंगे। कोशिश ये करनी है ज्यादा से ज्यादा सुनना है और कम से कम बोलना है, इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। अब फाइनली एक सवाल होता है कि हम अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को कैसे करके इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहली चीज, 2016 से हम लोग कई बार एडवर्टाइजमेंट देख चुके हैं कि म्यूचुअल फंड, एकदम सही रुपेश जी ने यही सही बोला, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। म्यूचुअल फंड सही है, 2016 से हम लोग दिन रात सुन रहे हैं यही चीज, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो गलत है। आप अपने क्लाइंट को लाइफ इंश्योरेंस भी दीजिए, अपने क्लाइंट को आप जनरल इंश्योरेंस भी दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस दीजिए, कोरोना कवच, अगर कोरोना आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये भी एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी दे सकते हैं, होम इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं, यानी कि इंश्योरेंस का आपके पास पूरा बकेट है। इसके अलावा आप तरह तरह के बॉन्ड्स दे सकते हैं क्लाइंट को, जैसे आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, सर 7.15% रिटर्न आता है, और हम लोग इस समय हिस्टोरिकल लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आने, हाँ सर बिल्कुल, धनंजय जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, निवेश के पास इंश्योरेंस है क्या? सर बिल्कुल, निवेश के पास इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, जनरल इंश्योरेंस भी है। इनफैक्ट निवेश के पास बहुत ढेर सारी कंपनियों का इंश्योरेंस है। क्यों बहुत ढेर सारी कंपनियों का इंश्योरेंस है? क्योंकि निवेश के पास अपना इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस है। इंश्योरेंस ब्रोकर किसी भी कंपनी का सेल कर सकता है, तो आपके पास यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस हैं। अब आ जाते हैं आरबीआई बॉन्ड में 7.15% मिलता है। सर भारत सरकार आज के रेट में 7.15% रिटर्न दे रही है, किस एफडी में मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं। आरबीआई गवर्नमेंट 7.15%। समय के साथ क्या है, इंटरेस्ट रेट पे हमें कह सकता हूं हम लोग बहुत लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले सिचुएशन में चल रहे हैं, हिस्टोरिकल लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले में, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आगे बढ़ भी सकता है। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, भारत में हर कोई सोना जोड़ता है। इसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टी बेची है या कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो 54EC टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में भी हम पैसा लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा टैक्स बहुत ज्यादा बच जाता है। बिल्कुल सही, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप ये देख लीजिए सब जगह इतना कम हो गया, फिर भी यहाँ पर इतना ज्यादा है। और आने वाले समय में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका ये चीज और बढ़ जाएगा, 7.15% और बढ़ जाएगा। ये एक आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट आप सेल कर सकते हैं, अच्छे रेटिंग वाले AAA,
AA रेटेड, बस वही इंस्ट्रूमेंट बेचिए, इससे नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनी के फिक्स डिपॉजिट में भरोसा नहीं है तो सर सरकारी कंपनियों का बेचिए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्राइवेट है लेकिन एक रिस्पेक्ट वर्दी है, एचडीएफसी है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आपके बहुत से फिक्स डिपॉजिट हैं जो आप दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। और मैं ये कहता हूँ पीयर टू पीयर लेंडिंग, एक नॉर्मल एफडी में मुझे 5-5.5% मिलता है, पीयर टू पीयर लेंडिंग में मुझे 9% से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, 9% मिल सकता है, 10% मिल सकता है, 11%। वैसे पाने वालों ने तो 20% से ऊपर भी पाया है रिटर्न, लेकिन वो थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है, समझ के आप वो चीज कीजिए। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग भी एक भविष्य का इन्वेस्टमेंट है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जरूर करें। सर इसके लिए पीयर टू पीयर लेंडिंग संजय जी ने लिखा है, मैं ये बोलूंगा कि निवेश टाइम टू टाइम पीयर टू पीयर लेंडिंग, इनफैक्ट मैं बोलूंगा हर महीने कोई ना कोई ट्रेनिंग होती है पीयर टू पीयर लेंडिंग की, और बहुत अच्छा इसमें रिटर्न आता है। क्लाइंट थोड़ा ये रिस्क ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत क्लाइंट का पैसा यहाँ पर लगना चाहिए। धनंजय जी ने लिखा है पीयर टू पीयर लेंडिंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लीजिए। बिल्कुल स्पेशल ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। इसके अलावा आप बोलेंगे कि नेशनल पेंशन स्कीम में क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। 8-10 रुपए हर एक इन्वेस्टमेंट में आते हैं, साल में एक बार करवा लिया, 8-10-15-20 रुपए आ गए, बस यही कमाई होती है। सर नहीं, एक व्यक्ति आज 20 या 30 साल या 40 साल का व्यक्ति है, वो आपके साथ नेशनल पेंशन स्कीम में जोड़ रहा है। अब मान के चलिए वो अगले 20-30-40 साल तक आपके साथ नेशनल पेंशन स्कीम में जुड़ा रहा, तो पहली चीज वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, जब वो 60 साल के हो जाएंगे, जो भी उनका कॉर्पस या पैसा इकट्ठा हुआ रहेगा, आपके ही थ्रू वो पैसा इन्वेस्ट होगा। आप जब उस पैसे को किसी पेंशन प्लान में लगाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के, तो भी वहां पर 1 से 2% का कमीशन मिलता है, 1 से 2% का कमीशन मिलता है, प्लस 60% क्लाइंट अपना पैसा कम्यूट करता है। सर वो आप कहीं और भी इन्वेस्ट करा सकते हैं, आपके पास ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये मत बोलिए कि आज मेरे पास पैसा नहीं आएगा नेशनल पेंशन स्कीम से। सर जब आएगा तो छप्पर फाड़ के आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। तो ये सारी चीजों को आप अपने क्लाइंट्स को दीजिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं तो केवल एक ही चीज जानता हूं, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है, मैं भी यही मानता हूं और जानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी चीजें गलत है। अब एक और चीज, हम लोगों को लगता है कि एसआईपी में फायदा नहीं है, लोगों से पैसा लगवाओ तो केवल लमसम में लगाओ। तो सर एक मैं आपका आज का भ्रम तोड़ने वाला हूं। एक कैलकुलेशन मैं आपको दूंगा, ये एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट आपके पास भी आ जाएगा, ये एक्सेल शीट भी आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको यूज करना मैं आपको बता दूं। मुझे आप में से कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ के बताए कि मैं अपना डेटा, चाहे वो इमेजिनरी ही क्यों ना हो, शेयर करना चाहता हूं। सर कौन आगे आना चाहेंगे? जस्ट अपना, बहुत बढ़िया धनंजय जी। धनंजय जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहले आपने ही लिखा है। आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपके बिजनेस के बारे में, आप उसे बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहें तो नहीं बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया धनंजय जी, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। सर आज के रेट में आपका करंट एसआईपी कितना चल रहा है? और ये वाला एक्सेल शीट आपके साथ तमन्ना जी शेयर कर देंगी। सर खुद का नहीं, आपके सारे क्लाइंट्स का कितना एसआईपी चल रहा है? आपके क्लाइंट्स का। अच्छा 2 दिन पहले ही आपने ज्वाइन किया है। सर कोई ऐसे व्यक्ति आगे आना चाहेंगे? चलिए सर रुपेश जी का मैं ले लेता हूं। रुपेश जी, आपका कितना इस समय एसआईपी चल रहा है?
आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। राहुल जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हमें बीच में जी वैष्णव जी ने आपसे पूछा है कि हमको एक्सेल शीट कैसे मिल सकती है। हाँ, तो एक्सेल वैष्णव शीट जी, जो है तमन्ना जी आपके साथ शेयर करेंगी। जी वैष्णव जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही आपके साथ इस इवेंट की रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, उसके साथ ही हम आपको एक्सेल शीट भी प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद। ठीक है, अब यहाँ पे पार्थ जी ने अपना शेयर किया है 53,000 रुपए महीने का इनके क्लाइंट्स का एसआईपी चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 53,000। ठीक है, 53,000 रुपए का एसआईपी चल रहा है। दूसरा मैं जानना चाहूंगा, ठीक है, अच्छा रुपेश जी का, चलिए मैं ऐसा करता हूँ, रुपेश जी का ही ले लेते हैं। मैं दोनों ही एग्जांपल लूंगा, दोनों ही सिचुएशन लूंगा। पहले मैं पार्थ जी का शुरू किया हूं तो उसी को करता हूं पहले। तो सबसे पहले मैं पार्थ जी का लेता हूं 53,000। सर पार्थ जी आप मुझे बताइए, ये तो हो गया आपका करंट एसआईपी जो हर महीने आपके क्लाइंट्स का जा रहा है। आप मुझे बताइए हर महीने आप कितना एसआईपी करना चाहेंगे, एकदम फ्रेश एसआईपी। कुछ पुराने एसआईपी बंद भी होंगे, कुछ नए एसआईपी आएंगे, तो प्लस माइनस करके हर महीने कितना आप नया फ्रेश एसआईपी कर सकते हैं? जस्ट कोई अमाउंट मुझे बताएं। लगभग 40 से 50,000, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40,000 रुपए। अब मैं केवल दो चीजें और आपसे पूछूंगा। आप जिस जगह अपने क्लाइंट्स का पैसा लगवाते हैं वहां पर आपका कितना या आपके क्लाइंट को कितना रिटर्न आ जाएगा? 12 से 15%, तो मैं 12% ले लेता हूं। सर जिस जगह आप अपने क्लाइंट का पैसा लगाएंगे वहां पे आपका कितना ट्रेल कमीशन आता है? लगभग 0.8%, 0.8%। अब सर ये आपका पूरा का पूरा तैयार है। ये पूरा का पूरा तैयार है। अब मैं पूरे को एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या है। यहां पर 53,000 रुपए अभी का एसआईपी चल रहा है आपका। अगर यही 53,000 रुपए अगले 20 साल तक चलता रहा तो आपका जो इनकम रहेगा लगभग 25,55,600 रुपए। हर साल का मैंने यहाँ पर इनकम लिखा है। स्टार्टिंग में कम है लेकिन धीरे धीरे करके इनकम बढ़ता गया, तो अगले 20 साल में आपका 25,55,000 का इनकम बन गया। आप हर महीने 40,000 रुपए का फ्रेश एसआईपी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले साल आपकी इनकम आएगी 12,940 रुपए। इस तरह से करके ये बढ़ते बढ़ते आने वाले 20 सालों में आपकी जो इनकम रहेगी 12,57,04,963 रुपए। ये आपकी अगले 20 साल की इनकम है। अब मैं मान लेता हूं कि हर साल जो आप कमा रहे हैं, जो भी आप कमाते जा रहे हैं, आप उस पैसे को एज इट इज उसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर आप अपने क्लाइंट का पैसा लगवा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगले 20 साल में जो आपकी इनकम रहेगी वो रहेगी 21,46,35,207 रुपए। सर ये होता है एसआईपी का कमाल। हम अपने क्लाइंट का तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवा ही रहे हैं, हम अपना भी फाइनेंशियल फ्रीडम इससे अचीव कर सकते हैं। अब मैं रुपेश जी का मैं एग्जांपल लेता हूं। रुपेश जी ने लिखा है आपका इस समय 39 lakhs का है ईयर।
मतलब हर महीने SIP जा रहा है। तो 39 lakhs का आपका SIP जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, केवल आज आप अगर SIP करना रोक दें और यही SIP अगले 20 साल तक चलते रहे तो आपके 18 करोड़ 80 लाख रुपए की तो इनकम हो गई। ये एकदम तैयार इनकम है। इसके अलावा आपने लिखा है कि हर महीने आप कर सकते हैं 1.5 लाख, 1.5 लाख के करीब आप फ्रेश बिजनेस कर सकते हैं। तो यहां पर मैं 1.5 लाख डाल देता हूं, सॉरी, यहां पर मैं 1.5 लाख डाल देता हूं। अब जब मैं यहां पर 1.5 लाख रुपए डाल दिया तो अगले 20 साल में जो आपकी इनकम आ रही है वो है 64 करोड़ 98 लाख 63,722 रुपए। ये आपकी इनकम है। और अगर इसी पैसे को जो हर साल आप कमाते जा रहे हैं या हर महीने जो आप कमाते जा रहे हैं, इस पैसे को खर्च ना करें, अपने बैंक अकाउंट से निकाले नहीं, बल्कि बैंक अकाउंट में जैसे ही ये पैसा आता है इस पैसे को तुरंत उसी जगह इन्वेस्ट कर दें जहां पर आपके क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। सर अगले 20 साल में ये आपकी इनकम है। पूरे 20 साल बाद आपका जो कॉर्पस रहेगा वो रहेगा 1,15,15,94,94,385। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कैलकुलेशन एकदम सही है, ये कैलकुलेशन एकदम सही है। यही कारण है कि जो इस बिजनेस में आ जाता है और उसको ये बिजनेस समझ में आ जाता है वो इस बिजनेस के बाहर कभी नहीं जा पाता है। तो ये आपकी एक्चुअल कमाई है। और 20 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो आप सोच लीजिए आप पैसे में नहा रहे होंगे, आपके ऊपर पैसे बरस रहे होंगे। और इस अमाउंट के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बहुत सुखमय होगा। तो ये है SIP बुक क्रिएट करने का फायदा। अब ऐसा भी हो सकता है आप में से कोई मुझे ये बोल सकते हैं, अरे मैं तो अभी एकदम नया नया काम शुरू कर रहा हूं। सर बहुत बढ़िया, रुपेश जी ने लिखा है 2025 में फाइनेंशियल फ्रीडम का टारगेट है। सर बहुत बढ़िया सर। अब फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट क्या हो सकता है, मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। किसी भी व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का, धनंजय जी एकदम सही, मैं एकदम नया हूं। अब चलिए सर धनंजय जी का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। धनंजय जी कहते हैं मैं एकदम नया हूं, मुझे अभी कुछ भी नहीं मालूम, मेरा अभी कुछ भी बिजनेस नहीं है, मैं हर महीने 5,000 रुपए महीने का SIP अपने क्लाइंट्स का करवा सकता हूँ। 5,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और 5,000 रुपए ही आप हर महीने करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स का, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो भी आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में 1,53,93,670 रुपए आपने कमा लिया अगले 20 साल में। और उसी पैसे को अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 2,62,00,000 रुपए का आपके खुद का अपना एक कॉर्पस तैयार रहेगा, खुद का इन्वेस्टमेंट होगा इतना। और ये भी एक अच्छा है, जस्ट मैं कह रहा हूँ 5,000 से ये चीज संभव है। हमें स्टार्टिंग में लगता है कि अरे 5,000 रुपए महीना में कर रहा हूँ, पहले साल तो मेरे केवल और केवल 1,257 रुपए है, मेरा तो इससे ज्यादा पैसा खर्च हो गया, अगर इसी तरह से इनकम आता रहा है तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। लेकिन सच्चाई क्या है, आप बाद में देखिए कि कैसे करके इनकम बढ़ती है। केवल 5,000 रुपए महीना हर पूरे 20 साल तक केवल इतना ही करना है, 2,62,00,000 रुपए बन जाते हैं। ये बहुत अच्छा अमाउंट है। तो इस ढंग से हम भी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। बाकी जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको लिख के दे देता हूं। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट क्या होना चाहिए,
कितना अमाउंट आपके पास आज हो जाए कि आप अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है, जो भी आपका मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाई 12, तो आपका ये एनुअल एक्सपेंस निकल गया। मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस एज। ये थंब रूल है, कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में क्या होता है कि थंब रूल्स जीवन में बड़े काम आते हैं। तो इस ढंग से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपके मन में इस समय बहुत से सवाल होंगे, मैं अब उन सारे सवालों को एक एक करके लेना चाहता हूं। तो रुपेश जी, मैं चाहता हूं 2025 में आप मुझे बताएं कि अब मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। जीएस वैष्णव जी, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सर, बहुत बढ़िया। इसके अलावा धनंजय जी ने, मैं तो एकदम नया हूं, हाँ कर दूंगा सर। बिल्कुल सही देखा आपने कि 5,000 में, अगर आप आज 5,000 कर सकते हैं तो आप एक साल बाद हो सकता है 10,000 रुपए महीना भी एसआईपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप बढ़ाते जाइए, आपका ये जो लास्ट का जो कॉर्पस होगा 20 साल के बाद का, वो बहुत बड़ा होगा। और ये है, इस काम को बस 20 साल करना है, ये चीज सोच के कीजिए। 20 साल से पहले छोड़ना नहीं है, 20 साल के बाद करना नहीं है। 20 साल के बाद मैं वही काम करूंगा जो चीज मुझे अच्छा लगता है। अगर किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, गिटार बजाए। जिसको घूमना फिरना अच्छा लगता है, घूमना फिरना करे। तमन्ना जी भी मुस्कुरा रही हैं, तो तमन्ना जी भी समझ गई है कि मुझे भी अगले 20 साल में क्या करना है। ठीक है। बाकी रुपेश जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बहुत बढ़िया। आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के आप पूछ सकते हैं। जी शुक्रिया राहुल जी। अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का, यानी कि प्रश्न और उत्तर राउंड का। आप लोग अपना क्वेश्चन एक एक करके चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मिस्टर राहुल आपके सभी के क्वेश्चंस का एक एक करके उत्तर देंगे। धन्यवाद। मैं दोहराना चाहूंगी, अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का। आप लोग अपना क्वेश्चन एक एक करके चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं और मिस्टर राहुल जी आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। धन्यवाद। जो भी मन में सवाल है आप पूछ सकते हैं। जी, जो संजय मलानी जी बोल रहे हैं, प्लीज फर्निश फॉर्मूला। सर, ये जो सामने जो फॉर्मूला है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का, मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस एज। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं आज आपकी उम्र है 40 साल, आपकी उम्र है 40 साल, तो 100 माइनस 40 ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय, मान लेते हैं आपके इस समय महीने का खर्चा जस्ट समझने के लिए 10,000 रुपए है। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट आ जाएगा। सर हाँ, एक एक करके मैं लेता हूं। तो संजय जी, ये वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब धनंजय जी, एज आई एम वेरी न्यू प्लीज गिव ट्रेनिंग ऑन इंश्योरेंस एंड ऑल अदर प्रोडक्ट्स। जी राहुल जी, इसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। बिल्कुल, आप ज्यादा सही दे पाएंगी। जी धनंजय जी, मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे निवेश के प्लेटफॉर्म पे निवेश इंश्योरेंस की ट्रेनिंग और हमारे यहाँ पार्टनर्स को वीकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने चैट बॉक्स में टू होस्ट और पैनलिस्ट करके अपना नंबर और डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर दीजिए। आप प्लीज वहां पे होस्ट एंड पैनलिस्ट कर दीजिएगा, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन केवल हमारे तक आएगी। मैं आपका नंबर अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ शेयर कर दूंगी, आप उनके साथ अपनी सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड। धन्यवाद। जीएस वैष्णव जी ने, सर मुझे इंश्योरेंस के लिए लिंक मिला बट वो वर्क नहीं कर रहा है, जिसके लिए मैंने कॉल भी किया बट पेंडिंग टिल नाउ। हाँ मैम। वैष्णव जी, आपको भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज अपना मैसेज
होस्ट एंड पैनलिस्ट में करके हमें अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर दीजिए, जैसे कि आपका नंबर। तो उसके बाद मैं आपके लिए एक स्पेशल कॉल अरेंज करवा दूंगी इस इवेंट के बाद हमारी इंश्योरेंस की एक्सपर्ट टीम से, जो आपके सारे डाउट्स और जो भी आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। इसी सेशन के तुरंत बाद आपके लिए अरेंज करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। संजय जी ने लिखा है एक्सेल वर्किंग। सर ये पूरा कंप्लीट एक्सेल शीट जो मैंने आपको दिखाया है तमन्ना जी आपके साथ शेयर करेंगी। भारत भूषण जी ने इन एग्जांपल ऑफ 5000 SIP डज इट मीन एडिंग एन SIP अमाउंट ऑफ 5000 ईच मंथ? हाँ सर बिल्कुल, हर महीने आपको एकदम फ्रेश 5000 का SIP करना है। हो सकता है कुछ पुराने SIP बंद भी होंगे, कुछ नए SIP आएंगे, लेकिन घूम फिर के प्लस माइनस करके हर महीने कम से कम 5000 रुपए का SIP तो आपको हर महीने करना ही करना है। और ये चीज असंभव नहीं है। आप अगर कहते हैं कि 5000, मैं यहां पर कहता हूं कि हम और भी कम अमाउंट केवल 1000 रुपए महीने का SIP करते हैं तो भी हमारे पास एक बहुत अच्छा अमाउंट बन जाता है 52 लाख रुपए। ये हमारा अपना कॉर्पस है 52 लाख का, जो हमने अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमाया है। तो इस तरह से भी आप कमा सकते हैं। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं वैष्णव जी को एक्चुअली बताना चाहूंगी। वैष्णव जी, आपने मैसेज सही किया है होस्ट एंड पैनलिस्ट सिलेक्ट करके, बट मेरे जो कहने का मतलब ये था कि आप हमें होस्ट एंड पैनलिस्ट सिलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर हमें सेंड कर दीजिए, जिसके थ्रू हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जैसे आपने बोला कि आपका पेंडिंग पड़ा है, वो सॉल्व करवा दिया जाएगा। अगला है, यहाँ पे नाम नहीं है, केवल होम पीसी लिखा हुआ आ रहा है। 54 EC कैपिटल गेन बॉन्ड्स रिपीट अगेन एंड टाइम पीरियड। 54 EC बॉन्ड 5 साल के बॉन्ड होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने प्रॉपर्टी या कोई ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रिएट किया है जिसपे उनको टैक्स देना है, तो जो भी कैपिटल गेन बना है उतने अमाउंट को 50 लाख तक इन्वेस्ट किया जा सकता है अगले 5 साल तक। हर साल इंटरेस्ट आएगा, केवल इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आपने अमाउंट डाला है वो आपका टैक्स फ्री हो जाता है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए जो भी आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। फिर उसके बाद GS वैष्णव जी ने, सर मुझे इंश्योरेंस के लिए लिंक मिला, ये हो गया है, ठीक है। हाँ वंदना जी, आपका नाम होम पीसी जो है वो वंदना जी हैं। फिर उसके बाद ज्योति सिंह जी ने लिखा है, फाइनेंशियल फ्रीडम में एसेट एलोकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली सारा खेल ही एसेट एलोकेशन का होता है। हम किस मात्रा में किस चीज को रखते हैं, वही चीज हमें बाद में समझ में आता है कि उसका क्या फायदा हुआ। स्टार्टिंग में हमें नहीं समझ में आता कि एसेट एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लंबे समय में जो भी आप अपने लाइफ में गोल अचीव कर पाते हैं वो एसेट एलोकेशन का ही नतीजा होता है। तो एसेट एलोकेशन काफी जरूरी है। बाकी एक चीज मैं कल के लिए अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। कल जो है हम लोग एक्सेल में कैलकुलेशन करना सीखेंगे। एक्सेल में हम कौन कौन से मेन कैलकुलेशंस हैं जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर को आना चाहिए, ये हमारा टॉपिक है कल का। तो इसके लिए हम लोग कुछ चीजों का कल ध्यान रखेंगे। पहला कि जैसे अगर 4 बजे ट्रेनिंग सेशन शुरू होने वाला है तो 15 मिनट पहले ही हम लोग लॉग इन कर लें। उससे फायदा होगा कि स्टार्टिंग में कुछ चीजें मिस नहीं करेंगे। दूसरा, जो भी आप कल काम करेंगे आप ऐसा कीजिएगा, अपने मोबाइल में इस ट्रेनिंग सेशन को चलाइएगा, यानी कि जो भी आपका जूम कॉल होगा वो आपके मोबाइल पे चलेगा और अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप एक्सेल खोल के उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि सही मायनों में आपको तभी फायदा होगा जब आप साथ साथ करके देखेंगे। तो क्या है, अपने मोबाइल पे या किसी दूसरे लैपटॉप पे अपना जूम कॉल चलाइएगा, पूरा वीडियो चलने दीजिएगा
और दूसरा डेस्कटॉप या लैपटॉप पे एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। जी राहुल जी, यहाँ पे एक खिलेंद्र वर्मा जी का प्रश्न है, हाउ टू गेट इनटू कॉर्पोरेट ऑफिस। हाउ टू गेट इनटू कॉर्पोरेट ऑफिस। जी सर, आपके सवाल का ये मतलब मैं समझ रहा हूँ कि निवेश के कॉर्पोरेट ऑफिस से कैसे करके हम लोग मतलब बातचीत कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा ही है? जी, उनका प्रश्न थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ जी खिलेंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना प्रश्न एक बार फिर से टाइप करके हम लोगों तक भेज सकते हैं। फिर एक प्रमोद कुलकर्णी जी का है, वन ऑफ माई क्लाइंट इज रेडी टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज मंथ, ही इज 30 years old, he don't have any investment, which mutual fund can I suggest? सर, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले क्लाइंट का को समझिए। क्लाइंट को समझने के बाद, ठीक है, उनकी जरूरतों को समझने के बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कराइए। निवेश रिसर्च से आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आप वो सारे स्कीम्स को सजेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आप जैसे फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, इन सब से आप शुरुआत कीजिए। फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, ये सारे अच्छे फंड्स होते हैं। शुरुआत में स्मॉल कैप अवॉइड कीजिएगा। नए क्लाइंट से मतलब क्योंकि 30 साल के हैं, अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल वो आपके साथ और जुड़े रहेंगे। तो स्टार्टिंग में या अगले, इवन मैं बोलूंगा अगले 4 से 5 साल तक सेक्टर स्पेसिफिक फंड से उनको दूर रखिएगा। और बाद में उनका बहुत ज्यादा जिद होता है कि नहीं मुझे सेक्टर स्पेसिफिक में जाना है, तो उनके पूरे पूरे आप कह सकते हैं कॉर्पस का 4 से 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी, और प्रमोद कुलकर्णी जी, आपको भी मैं यही बताना चाहूंगी कि आप अपना जो जिस नंबर के थ्रू हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो नंबर आप होस्ट एंड पैनलिस्ट करके हमें सेंड कर सकते हैं। इस सेशन के बाद मैं आपके लिए एक स्पेशल कॉल अरेंज करवा दूंगी हमारे निवेश के एक्सपर्ट की तरफ से, जिससे आपको आपके प्रश्न के सभी उत्तर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। धन्यवाद। धनंजय जी ने प्लीज शेयर क्वेश्चनर फॉर क्लाइंट रिस्क प्रोफाइल। मैम, अगर ये कोई आपके पास है तो वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जी धनंजय जी, मैंने आपका क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। ये क्वेश्चन मैं अपनी एक्सपर्ट टीम को दे दूंगी और उसके बाद आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद। बाकी मन में कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं, अभी भी 4 मिनट का समय है। बाकी आज मैं सर एक्सेल वर्किंग बिल्कुल सर मिल जाएगा संजय जी। जी सर, निवेश ऐप के डेमो पर एक सेशन मेरे ख्याल से कल जी कल होगा ये चीज। जी कल हो वैष्णव जाएगा सर। जी वैष्णव जी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। कल हमारे एक तरह से 2 सेशन होंगे इसी 2 घंटे के समय के दौरान। पहले राहुल रंजन जी अपना एक्सपर्टीज से आपको बताएंगे और उसके बाद निवेश के एक्सपर्ट आके आपको निवेश ऐप कैसे आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, वो एक प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत ही अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो आप प्लीज कल का सेशन में अंत तक बने रहिएगा। राहुल जी, खिलेंद्र जी पूछ रहे हैं, हाउ टू गेट इनटू अदर कॉर्पोरेट ऑफिस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा जो आपके सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो आपकी इस काम में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करवा सकते हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। आप अपने सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर को कांटेक्ट कीजिए, कॉर्पोरेट से कैसे बात करना है, क्या चीज है, सारी चीजों में वो आपकी मदद करेंगे। प्लस इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, जो भी पेपर वर्क है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए अगर होटल की जरूरत है तो होटल का भी बंदोबस्त करेंगे, लंच की जरूरत है तो लंच का भी बंदोबस्त होगा। एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट।
संजय मलानी जी कह रहे हैं, थैंक यू फॉर योर एक्सीलेंट एंड डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको पसंद आया आज का ट्रेनिंग। जी, खिलेंद्र जी का फिर से एक प्रश्न है, हाउ टू सिलेक्ट एंड रिकमेंड म्यूचुअल फंड्स। बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए भी भविष्य में ट्रेनिंग किया जाएगा, अदरवाइज रिसर्च रिपोर्ट तो आपके पास आता होगा, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। खिलेंद्र जी, यहाँ पे मैं भी आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन यानी कि अपना फोन नंबर जिसके राहे हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं वो होस्ट एंड पैनलिस्ट करके हमारे साथ शेयर कर दीजिए। इस सेशन के बाद आपके लिए एक एक्सपर्ट का कॉल अरेंज करवाया जाएगा। थैंक यू सर। जीएस वैष्णव जी ने लिखा है, सर वंस मोर योर सेशन। सर हर महीने होता है, हर महीने होता है, और इसके अलावा कल के भी सेशन में आपका स्वागत है और जरूर आइएगा। रुपेश जी ने बहुत अच्छा लिखा, शानदार, जानदार, दमदार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। जेके जी ने लिखा है, थैंक्स फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू सर, मुझे अच्छा लगा आज आपके साथ अपनी चीजों को शेयर करके। खैरेंद्र जी, आप मेरे साथ हमारे अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जीएस वैष्णव जी ने लिखा है, थैंक्स फॉर नॉलेजेबल सेशन। थैंक यू सर। अजय शर्मा जी लिख रहे हैं, गुड सेशन। थैंक यू सर। बाकी नए साल की शुरुआत हो चुकी है और अभी तो अप्रैल शुरुआत ही है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। धनंजय जी ने लिखा है, एक्सीलेंट सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर धनंजय जी। सर मैंने 1998 में म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट कर दिया था, लेकिन नॉलेज अब मिलने लगी है। सर कोई बात नहीं, जब भी मिले तब से शुरुआत, ठीक है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो सर कोई बात नहीं, 1998 में कर दिया था, लेकिन और सच बात बोलूं, आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से नॉलेज इंडस्ट्री में बदल जाएगा। ये पूरी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदल रही है और आने वाले समय में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक ही चीज में डिफरेंट रहेगा कि एक व्यक्ति को ज्यादा नॉलेज है और दूसरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है। बिना नॉलेज वाले इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। तो बस यही अंतर होगा, एक को बहुत नॉलेज है और दूसरे को उससे भी ज्यादा नॉलेज है। सर मल्टी फॉर्म रिटर्न मिला है। सर मुझे बहुत बढ़िया सर, बधाई हो, मल्टी फोल्ड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई हो। जी राहुल जी, आज के सवालों में बस इतना ही। शुक्रिया राहुल जी अपना कीमती समय हमें देने और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। इंडीड इट वाज अ रियली इंटरैक्टिव सेशन। थैंक यू सो मच राहुल जी। थैंक यू मैम। एंड अब मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का भी हमें ज्वाइन करने के लिए और इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। अब हम आपसे कल मिलते हैं इसी वक्त पे 4 से 6 के बीच में। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। लिंक की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद।